बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले जो बताया गया है कि थोड़ा सा पीछे इंट्रोडक्शन में जो चीज़ बताई गई थी ना, उसको ही आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो यूरिया की सिंथेसिस हुई थी वो कैसे हुई थी। हमें पता है कि एक साइंटिस्ट ने यूरिया बनाया था लैब में। उसने अमोनियम साइनाइड लिया था और जो वूलर था ना वो वाला, उसने वूलर जो साइंटिस्ट था उसने अमोनियम साइनाइड लिया और उससे क्या बना दिया, यूरिया, है ना। ये सब उसने कहाँ पे किया, लैब में किया। अब इस तरह से जब साइंसदानों को पता चल गया कि हाँ भाई लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, तो साइंसदानों ने और बहुत से मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए और उन्हें प्रिपेयर किए और उन्हें एनालाइज किया। एनालाइज मतलब कि उनकी जांच पड़ताल की, सारा कुछ उसका एनालिसिस किया। अब यहाँ पे जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए तो नंबर 2 पे पॉइंट होता है कि एसेंशियल एलिमेंट, या फिर हम ये कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कौन सा होना चाहिए, कार्बन। क्या चीज़ होती है एसेंशियल एलिमेंट, क्या होता है, कार्बन। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। नंबर 1 पे तो कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, और कार्बन के साथ क्या चीज एक और होनी चाहिए, हाइड्रोजन। यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होना जरूरी है, और कार्बन होने के साथ साथ और क्या चीज होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन होती है। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान क्या है कि उसके अंदर कार्बन तो हो, और कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन कार्बन होना ज़रूरी है। अच्छा, और उसके साथ क्या चीज़ हो सकती है, कार्बन भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अदर एलिमेंट प्रेजेंट। अब अदर एलिमेंट कौन से होंगे, अदर एलिमेंट हो सकते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट होंगे ना, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिल के आ सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है एथानोल। एथानोल, ठीक है। इसके अंदर ये देखो CH3, इसका ना ये जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे होता है। अच्छा, OH। अब देखो यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 2 आएगा। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह से ये एथेनॉल, ये क्या है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है। तो हमने इससे क्या समझा कि एक कंपाउंड के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके साथ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। वो और एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इसी तरह के कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, इस तरह से ETC। और अच्छा, ये यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे हम चलते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीज़न। अब हिस्टोरिकल कन्वेंशनल रीज़न है, इसमें वो बताना ये चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद हो वो ऑर्गेनिक ही हो। कुछ ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। अब ऐसा क्यों है, अच्छा मैं आप लोगों को ना इसको बताती हूँ। बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है CO की एंड CO2 की, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अब ये कौन से हैं, इन्हें कहा गया है कि ये हैं इनऑर्गेनिक। ये कौन से कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक। समझ में आई कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर देखा जाए तो इनके अंदर इसका फॉर्मूला है HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनके अंदर कार्बन तो मौजूद है, देखो
कार्बन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, लेकिन फिर अगर कार्बन मौजूद है तो ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, क्या वजह है? तो उसी वजह को बताया गया है कि कार्बन तो है, लेकिन अगर हम इसकी केमिकल फोर्सेस देखें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो कंपाउंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से इनऑर्गेनिक कौन सा है और ऑर्गेनिक कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, आप तो सीधा सीधा कह देंगे ना कि ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही कार्बन मौजूद हैं। लेकिन रियलिटी में ये नहीं है। रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है, रुको, ये वाला ऑर्गेनिक है और ये वाला इनऑर्गेनिक है। अब ये कैसे हो गया? ये दोनों तो आपने तो कहा था कि ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। ये ऐसे हुआ कि ये इनऑर्गेनिक क्यों हुआ? ये इनऑर्गेनिक इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब हमने इसके ऊपर से देखने में तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक लग रहे हैं, तो जब हमने इनको खोल के देखा, मतलब इनके बारे में फर्दर स्टडी की, इनके जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा जांच पड़ताल की, तो हमें पता चला कि ये जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या, इस कंपाउंड के अंदर क्या था? इसके अंदर वो सारे फीचर्स थे, मौजूद थे जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1, इसके अंदर वो सारी चीज़ें, इसके अंदर वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती हैं, वो सारा कुछ इसमें मौजूद था। और जो एथेनॉल था, इसका के अंदर CH बॉन्ड है, ये देखो CH बॉन्ड है ना, CH, ये CH बॉन्ड था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये होना ज़रूरी है। तो ये देखें, नंबर 3 के अंदर क्या था? इसके अंदर स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी थी, तो वो इसके अंदर मौजूद है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। और अगर अब इसको साइड पे कर लेते हैं, हमें पता चल गया इसका। अब इसके अंदर क्या था कि ये इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लैक फीचर्स, इसके अंदर वो फीचर लैक, मतलब उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, उसके अंदर कमी है उस चीज़ की, यानी कि उसके अंदर वो फीचर्स ही नहीं है, उसके अंदर वो फीचर्स ही नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया जा सके, यानी उसके अंदर वो ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं है, वो ऐसा काम करता ही नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि दिस कंपाउंड हैव लैक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करते, इनका बिहेवियर चेंज है। और नंबर 2 पे इनके अंदर CH बॉन्ड भी नहीं है। और नंबर 3 पे क्या है, इनके अंदर स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी भी मौजूद नहीं है, ये सिंपल से होते हैं और इसके अंदर CH भी बॉन्ड भी नहीं। अब इस तरह से आपको पता चल गया कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए गए, क्योंकि इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और थी जो किस चीज़ से मिलती थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती थी। इनका जो काम करना, इनका जो फंक्शन था, इनके जो मतलब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी थी, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा गया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव। अच्छा, अब हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले नंबर 1 पे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहले क्या मौजूद होना चाहिए? कार्बन। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि CH बॉन्डिंग होनी चाहिए उसके अंदर। और नंबर 3 पे क्या होता है? उसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और इस तरह के और भी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले कार्बन होना तो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ ज़रूरी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद ये भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ होना ज़रूरी है कि ये मतलब कि इसके अंदर ये एलिमेंट हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है पर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या चीज़ होती है हमारे पास? और इसके, हाँ, स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो पेचीदा सा होता है, मुश्किल सा होता है, पेचीदा सा होता है, इस तरह से इजी स्ट्रक्चर नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और अच्छा, मैंने ये अभी बात की है ना कि एक एटम के अंदर अगर जस्ट कार्बन ही हो तो वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, ऑर्गेनिक कहलाएगा, यानी कि तो वो कैसे?
सिर्फ कार्बन है तो वो सिर्फ कार्बन, अगर हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई और एलिमेंट भी नहीं है, सिर्फ कार्बन की मौजूदगी से एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कहला सकता है। देखिए वो एक मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन मौजूद होते हैं, सिर्फ कार्बन ही कार्बन, ठीक है। और वो कार्बन से ही उसने स्ट्रक्चर बनाया होता है। और इसी तरह से ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर बने, सिर्फ कार्बन ही मौजूद होता है उसके अंदर। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई, अभी तक हमने ये देखा कि एसेंशियल एलिमेंट कौन से हो सकते हैं और यानी कि इसके अंदर अदर एलिमेंट कौन से हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और जो होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, हालांकि इनके अंदर कार्बन मौजूद है। तो इस बात की आपको समझ आ गई। और फिर हम ये देख लिया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है, मतलब कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नहीं है। अब इसकी हम देख लेते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन में हमें ये बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, obtained from living organisms and plants, animals, ठीक है। और जो मॉडर्न डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया कि हमें कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछना है ना हमने, कंपाउंड के बारे में तो नहीं ना बताना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with study of compounds of carbon, compounds of carbon होंगे and hydrogen and their derivatives, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी क्या पढ़ ली, इसका बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, अगर आपको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, इसको केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर क्या होता है, मस्ट कंटेन कार्बन, ठीक है। और ये यूजुअली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह।